दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारत और चीन संबंध पर चर्चा करूंगा और जो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो में कि भारत के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में क्या ऐसा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया गया है जिसका परिणाम हम भारतवासी आज भी भुगत रहे हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम भारत और चीन के संबंध में जान लेते हैं। भारत और चाइना दोनों ही विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है, भारत का क्षेत्रफल जहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वहीं चाइना का क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात क्षेत्रफल की जब बात होती है तो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना क्षेत्रफल चाइना का है। जबकि जनसंख्या की जो बात है तो भारत की जनसंख्या जहां लगभग 130 करोड़ है, वहीं चाइना की जनसंख्या लगभग 140 करोड़। और मैं इन सब चीज़ों को क्यों बता रहा हूं, जिससे कि आप तुलनात्मक रूप से समझ सकें भारत और चाइना के बीच में क्या मतलब अंतर है, क्या सांस्कृतिक सामाजिक भेद है दोनों में। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो भारत में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मावलंबी रहते हैं, वहीं चाइना की जब हम बात करते हैं तो वहाँ बड़े पैमाने पर नास्तिक लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं और कन्फ्यूशियसवाद और ताओ सिद्धांत को मानने वाले लोग भी रहते हैं। कहने के लिए तो चाइना में भी धर्म को आप व्यक्तिगत रूप से मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, परंतु सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। चाइना में धर्म को मानने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाती है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप वहाँ ये देख सकते हैं कि सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं, उन लोगों पर कितने विभिन्न प्रकार के दाढ़ी नहीं रखने पे, मतलब दाढ़ी रखने पे प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थलों पे हिजाब नहीं पहनना है। यहाँ तक कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारी प्रतिबंध धार्मिक रूप से चाइना के द्वारा अपने नागरिकों पे थोपा जाता है। अच्छा, ये कारण क्या है? तो मूलभूत अंतर है भारत और चाइना में, दोनों के दृष्टिकोण में। भारत जहाँ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, वहीं चाइना 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद होता है। 2 साल बाद वह आज़ाद होता है, परंतु दोनों की आज़ादी का स्वरूप जो है और आज़ादी के बाद का स्वरूप दोनों भी भिन्न है। भारत में जहाँ शासन के रूप में लोकतंत्र स्थापित है, वहीं वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, मतलब एक पार्टी की सरकार। अर्थात लगभग कम्युनिस्ट पार्टी में 100 लोगों की एक समिति होती है, उच्च वर्ग की कमेटी, और उसी के द्वारा कौन राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री होगा, कौन उच्च पदस्थ रूप में आसीन रहेगा, इसका निर्धारण उनके द्वारा कर लिया जाता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि धार्मिक रूप से इतने नास्तिक लोग वहाँ पे हैं? तो दोस्तों, अब कम्युनिस्ट पार्टी की जो अवधारणा है उसे समझना पड़ेगा। संक्षिप्त में मैं बात करूँगा आपसे। कम्युनिस्ट पार्टी की जो अवधारणा के प्रणेता के रूप में कार्ल मार्क्स को भी जाना जाता है, तो उन्होंने भी माना था कि धर्म जो है अफीम के समान है। अर्थात जो धार्मिक व्यक्ति होता है, धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग धर्म को मानने के क्रम में अच्छे बुरे का उन्हें ज्ञान नहीं होता। हालांकि उनका अवधारणा गलत था और इसी अवधारणा पे माओ त्से तुंग ने बड़े पैमाने पे धार्मिक रूप से उत्पीड़न करवाया, मंदिरों को नष्ट करवाया, बौद्ध मंदिरों को, और साथ में घोषणा किया कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ के लगभग 9 करोड़ जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, धार्मिक रूप से कितने कट्टर होते हैं चाइनीज, आप इससे समझ सकते हैं कि 9 करोड़ जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद भी, अर्थात सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी किसी भी धार्मिक संस्था में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। इसका स्पष्ट प्रावधान है और इसकी स्पष्ट घोषणा माओ त्से तुंग ने भी किया था कि धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए चाइना में। इसका रीज़न क्या है, इसको रीज़न भी समझिए। बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि माओ त्से तुंग यह जानते थे कि जब व्यक्ति धर्म का लबादा उड़ेगा, जब धर्म को मानेगा, तो वह सामूहिक रूप से जल्दी से कटिबद्ध हो सकता है, जल्दी से एकत्रित हो सकता है, जल्दी से संगठित हो सकता है। और वैसे में कम्युनिस्ट पार्टी पे, चाइना के कम्युनिस्ट सरकार पे समस्या हो सकती है और उनका जो सत्ता है, एक तंत्र है, वो नष्ट हो सकता है। और इसी किले को ढाने से बचाने के लिए उन्होंने नास्तिकतावाद को प्रश्रय नहीं दिया, बल्कि इसको आगे भी बढ़ाया। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि किस प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की, बड़ी रणनीतिक भूल, और जिसका परिणाम न केवल भारतीय बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबी लोग भी आज तक भुगतते आ रहे हैं। दोस्तों, एक बात समझनी होगी कि
चाइना का सीमा 14 देशों के साथ लगता है, परंतु उसका सीमाई विवाद जो है वह 23 देशों के साथ है, जिसमें जापान है, म्यांमार है, मलेशिया है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, यहाँ तक कि रसिया भी है, भारत है, भूटान है। अब तो नेपाल के साथ भी उसका इस प्रकार का विवाद सामने आने लगा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि पीठ में छुरा या खंजर भोंकने का एक टेंडेंसी जो है, एक आदत चाइनीज की पहले से है। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब 1949 में चाइना आज़ाद होता है, साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना माओ त्से तुंग द्वारा कर दी जाती है, तो उसके पश्चात जो उन्होंने तिब्बत पे आक्रमण किया, और तिब्बत पे आक्रमण करने का रीज़न क्या दिया गया माओ त्से तुंग द्वारा, तो उन्होंने कहा कि तिब्बत के लोग जो बौद्ध धर्मावलंबी है वो अब यूरोपीय सभ्यता से पश्चिमी देशों के साथ प्रभावित हो रहे हैं, उनका कल्चर नष्ट होने वाला है, और हम मतलब चाइनीज माओ त्से तुंग अपने को तिब्बत के लोगों का धर्म और संस्कृति बचाने वाले के रूप में सामने लाया। परंतु वो बिल्कुल निहायत और अतार्किक और गलत था। उसके मन में, उसके अंदर हृदय में कुछ और बातें चल रही थी। वह तिब्बत के समृद्ध संसाधन वाले, समृद्ध खनिज संपदा वाले क्षेत्रों पर अधिकार जमाना चाहता था, और हुआ भी यहीं। 1951 ईस्वी में बौद्ध जो धार्मिक नेता थे तिब्बत में, उन लोगों से ज़बरदस्ती 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कराया गया। और जो भारत के द्वारा क्या स्ट्रेटजिक मिस्टेक किया गया दोस्तों, ये बहुत ही तकलीफदेह है कहना भी, परंतु जो है वो तो है। किन परिस्थितियों में वैसा किया गया तो उस समय की परिस्थितियां बता सकती है, या फिर वैसे नेता उस समय को बता सकता है। तो दोस्तों, 1954 ईस्वी में 29 अप्रैल को भारत और चीन के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ, और इस समझौते में क्या रणनीतिक भूल हुई उसी पर मैं आऊँगा। एक बड़ी भूल हुई, और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पंचशील समझौता क्या है। तो जैसा कि नाम है इसका, पंचशील अर्थात 5 शील, यह बौद्ध धर्म से लिया गया। मतलब शील शब्द जो है बौद्ध धर्म में प्रचलित है, और ठीक उसके विपरीत चाइना ने काम किया। तो पंचशील समझौते में यह निर्णय हुआ कि भारत, पहला जो सिद्धांत था कि भारत और चाइना दोनों ही एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। दूसरा नंबर था कि भारत और चाइना अनाक्रमण की संधि किया उन लोगों ने, मतलब न भारत चाइना पे आक्रमण करेगा, न ही चाइना भारत पे आक्रमण करेगा। और जो तीसरी संधि थी कि भारत और चाइना एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा था समझौते का तत्व कि भारत और चाइना दोनों ही परस्पर लाभपूर्ण सहयोग स्थापित करेंगे। और पांचवा और आखिरी था विश्व बंधुत्व की अवधारणा और सह अस्तित्व में दोनों राष्ट्र विश्वास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस समझौते के द्वारा नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया, और दैट वाज ग्रेट स्ट्रेटजिक मिस्टेक। यही बहुत बड़ी भूल उन्होंने की। जैसे ही तिब्बत को चाइना का पार्ट हमने माना, वैसे ही चीन की बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी रणनीतिक जीत उसकी हो गई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में तिब्बत के साथ जिन जिन क्षेत्रों का सीमा लगता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सारे क्षेत्रों पर, सिक्किम है, इन सारे क्षेत्रों पर चूँकि तिब्बत पे अब चाइना का अधिकार है, तो वह कहता है कि इन क्षेत्रों पे चूँकि कभी तिब्बत का अधिकार था या प्रभाव था, वैसे में ये सारे क्षेत्र हमारे हैं। और भारत कहता है कि नहीं, ये तो मेरे क्षेत्र में है। और अगर हम लोग, अर्थात नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट ही नहीं माने होते, तो आज हम स्पष्ट रूप से कहते नहीं, तिब्बत पे चाइना का अधिकार ही गलत है, अनधिकृत है। वैसे में इन सभी क्षेत्रों का विवाद ही अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।